हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे नायर बीआरसी द्वारा कंडक्ट किया गया पोस्ट एएमई दैट इज़ असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो एग्ज़ाम अभी 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया गया था। तो उनके सॉल्यूशंस को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट इन स्टील प्रोड्यूसेस टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट, लोअर बेनाइट और फाइन ग्रेन परलाइट। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे कि जब भी हम स्टील का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो इस केस में आपने कई हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस पढ़ी होंगी, जिसमें बेसिकली एनीलिंग हो गया या नॉर्मलाइजिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया। ये कुछ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बेसिकली अगर कोई मेटल है और उसको हीट करते हैं उसके जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ऊपर, और उसको कूल करते हैं, और इस केस में अगर हम मेथड ऑफ कूलिंग जो अडॉप्ट करते हैं वो अलग अलग हो, तो इस केस में हमको उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहीं पे एनीलिंग जो होती है, हीटिंग अ मेटल टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड देन कूल्ड एट अ रेट दैट विल प्रोड्यूस अ रिफाइंड माइक्रोस्ट्रक्चर। ठीक है, और एनीलिंग के केस में जो हम मेटल को कूल करते हैं वह फर्नेस के अंदर ही करते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजिंग, बेसिकली नॉर्मलाइजिंग भी एनीलिंग की तरह ही होता है, लेकिन एनीलिंग के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि मेथड की जो कूलिंग की प्रोसेस है वह फर्नेस के अंदर होती है, और नॉर्मलाइजिंग के केस में जो कूलिंग होती है वह बेसिकली एयर कूलिंग होती है। ठीक है, और उसको हम फर्नेस से बाहर करके कूल करते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजिंग में मटेरियल को कूल होने में जो है एनीलिंग की तुलना में कम समय लगेगा। ठीक है, और इस केस में जो हमको स्टील की बात करें अगर, तो स्टील के नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट पे जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा दैट विल कॉल्ड अ फाइन ग्रेन्ड परलाइट। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, फाइन ग्रेन परलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये जो मार्टेनसाइट है, मार्टेनसाइट बेसिकली मार्टेनसाइट इज़ द हार्डेस्ट नोन स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। ओके, सो दैट इज अ मार्टेनसाइट। Martensite is nothing but a hardest known structure of iron. ओके, मतलब बेसिकली अगर हम मार्टेनसाइट हमको चाहिए अगर, तो मार्टेनसाइट के केस में हमको जैसे ही हमने स्टील को जो बिल्कुल हीटेड स्टील है या हीटेड मेटल है उसको अगर हमने क्या करा, हीटेड आयरन है उसको हमने वेरी 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 फास्ट कूलिंग करा अगर उसको, तो इस केस में हमको जो सब्सटेंस मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्या, मार्टेनसाइट। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली मार्टेनसाइट मिलेगा, और मार्टेनसाइट इज नॉट अ परलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टाइप ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम यूज फॉर कटिंग ऑफ माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए को कट करने के लिए कौन सी ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम यूज़ की जाती है? सो ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम की बात करें अगर, तो ये बेसिकली जो है तो 3 तरह की होती है, दैट इज़ व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो माइल्ड स्टील को कट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को यूज़ करेंगे। वैरएज़ अगर यहाँ पे पूछता कि वेल्ड करना है अगर, तो माइल्ड स्टील को वेल्ड करने के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम को यूज़ करेंगे। ओके, न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज फॉर वेल्डिंग, whereas oxidizing flame is used for cutting of MS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच इंसेंटिव स्कीम वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट वर्कर एंड इनडायरेक्ट वर्कर। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अ चितरंजन पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में चितरंजन पैटर्न का जो इंसेंटिव स्कीम है उसके अंदर जो वर्कर्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। वन इज़ द डायरेक्ट वर्कर जिसको 100% इंसेंटिव मिलता है, एंड नेक्स्ट वन इज़ द
एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर्स एंड अनदर इज द इनडायरेक्ट वर्कर्स। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी जो होती है वह चितरंजन पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर होती है। तो ऑप्शन में पूछा गया डायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर, तो यह चितरंजन पैटर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्क कंटेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टॉक यूनिट ऑफ अकाउंट इज SPU। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे SE एंड SSE इन शॉप गेट 15% ऑफ इंसेंटिव बोनस ऑन देयर बेसिक पे विच इज़ नॉट लिंक्ड टू बोनस अर्नड बाई देयर शॉप। थर्ड ऑप्शन है अनलेस देयर इज अ फिजिकल डिस्पैच ऑफ आउटर्न देयर इज नो इंसेंटिव अर्निंग। एंड फोर ऑप्शन है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे SPU के टर्म्स में जो है तो हमारा वर्क कंटेंट या वर्क को काउंट करते हैं। जैसा कि आपको ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स है तो उसके अंदर यहाँ भी हम बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप काम करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट शॉप्स हो गए, ठीक है, डिपार्टमेंटल शॉप्स हो गए और प्रोडक्शन शॉप्स हो गए। इस तरह से काम होता है। यहाँ पे तीन शॉप्स होती हैं। ठीक है, वन इज द प्रोडक्शन शॉप जो मेन प्रोडक्शन शॉप हो जाएगा। ठीक है, अनदर इज द सपोर्ट शॉप रहेगा एंड अनदर इज द डिपार्टमेंटल सपोर्ट शॉप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी वर्क होगा वह इन टर्म्स ऑफ SPU मेजर होगा। फॉर कोचिंग अगर हम बात करें SPU की, तो कोचिंग के केस में जो SPU के लिए काउंट होगा वह GSCN होगा। ठीक है, तो GSCN दैट इज़ व्हाट 3 टायर कोचेस को हम एज अ 1 SPU काउंट करेंगे। और इन केस ऑफ वैगन की बात करें अगर, तो बॉक्स एंड वैगन को हम एज अ 1 SPU काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है SE एंड SSE इन शॉप्स गेट 15% ऑफ इंसेंटिव बोनस ऑन देयर बेसिक पे, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह चितरंजन लोकोमोटिव्स में भी वैलिड है। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स में जो आपका बोनस है वह लिंक रहता है किसके साथ में, बाय देयर शॉप। अगर आपके शॉप का बोनस जो है वह बेसिकली क्या होता है, वह SSE के बोनस पर लिंक होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट लिंक्ड, तो ये गलत है। ठीक है, चितरंजन पैटर्न में यह लिंक नहीं होता, लेकिन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम के अंदर यह लिंक होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है तो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। As per Factory Act 1948, how much can be maximum weekly duty hours for an adult worker? तो ये सभी को पता है 48 आवर्स होता है। सो इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फार्मूला यूज टू कन्वर्ट एक्चुअल टाइम टू नॉर्मलाइज टाइम इज व्हाट। सो एक्चुअल टाइम और नॉर्मलाइज टाइम के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें यहाँ पे, तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअल टाइम इनटू ऑब्जर्व रेटिंग अपॉन 80। ठीक है, तो बेसिकली यह चितरंजन पैटर्न का जो इंसेंटिव स्कीम है उस पर बात की जा रही है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्स्ड व्हील्स आर फिटेड इन विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोलिंग स्टॉक। तो फोर्स्ड व्हील जो है वह LHB कोचेस में फिटेड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रपोजल अंडर विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी शुड मैंडेटरली बी सप्लीमेंटेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की बात है बेसिकली। और अगर बात करें यहाँ पे तो, या ROI की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए दैट शुड बी आ कैपिटल। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम कैपिटल की बात करते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल दैट इज व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू व्हाट प्रॉफिट अपॉन जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट करेंट एसेट्स जितना भी है प्लस जो भी आपने इन्वेस्ट करा है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ पुटिंग प्राइमर बिफोर पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट अ पर्पज ऑफ पुटिंग प्राइमर बिफोर पेंटिंग। सो चेंजिंग कलर ऑफ द सरफेस। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वेरी सिली क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग एंटी कोरोसिव प्राइमर इन द पेंटिंग ऑफ रेलवे कोचेस। तो बेसिकली हमको जो रस्ट और कोरोजन है ऑन द मेटल सरफेस उसको प्रिवेंट करना है उससे, तो इसलिए इसको हम यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली कंपेयर्स अल्कलाइड पेंट एंड पीयू और पॉलीयूरेथीन पेंट। तो अल्कलाइड पेंट हैज़ बेटर केमिकल एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस कंपेयर टू पीयू। PU paint offers superior durability and resistance to weathering compared to alkali paint. So option number 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रोसेस इज प्राइमरली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सेल्स यूज इन रेलवे सेट्स ऑफ रेलवे कोचेस। तो बेसिकली एक्सेल्स फॉर्मेशन के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फोर्जिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which are the following is a significant benefit of using CNC machines in manufacturing process? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सिग्निफिकेंट बेनिफिट है फॉर यूजिंग CNC मशीन्स। लोअर इनिशियल सेटअप कॉस्ट कंपेयर टू मैनुअल मशीन्स, रिड्यूस प्रिसीजन, इंक्रीज प्रोडक्शन स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। यहाँ बोला जा रहा है टर्म नॉट एन एडवांटेज अचीव बाय नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक व्हील्स, रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, अचीव यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे बेसिकली अगर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की बात करें तो जितना भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वह बेसिकली किया जाता है किस लिए, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, टू अचीव यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर एंड टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ें जो है तो इसमें इनकलकेट करने के लिए जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चाहे वो मेटल को हमको हार्डर बनाना है, स्ट्रॉन्गर बनाना है, या मोर रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट बनाना है, या सॉफ्टर बनाना है, मोर डक्टाइल बनाना है, तो इन सभी केसेस में जो है तो हम उसको प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट करके ऐसी प्रॉपर्टीज उसके साथ इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसको चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग कोच प्रोडक्शन यूनिट्स इज द न्यूएस्ट इन द इंडियन रेलवेज। सो MCF रायबरेली जो है वह न्यूएस्ट है। ठीक है, देर आर टोटल 8 प्रोडक्शन यूनिट्स वर्किंग इन नाउ इन द इंडियन रेलवेज, जिसमें MCF रायबरेली, ठीक है, जो कोच प्रोडक्शन यूनिट्स है, टोटल 8 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। और अगर हम कोच प्रोडक्शन यूनिट्स की बात करें तो अभी यही हैं आपके ICF, MCF, RCF, जिसमें RCF जो है तो वह नई है अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर इज़ द ओल्डेस्ट वर्किंग कोच मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट्स। सो ICF इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओल्डेस्ट कोच मैन्युफैक्चरिंग जो है तो अभी ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरम्बूर, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो TIG इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, टेक्निक जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्राइम कॉस्ट में जो है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट जो है तो आते हैं, और ये ऑन कॉस्ट जो है तो यह नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर C जो है या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूम्स पोर्टल। तो रूम्स इज नथिंग बट अ रोलिंग एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क्स इनिशिएटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स आफ्टर देयर कोडल लाइफ इज ओवर आर चार्ज अगेंस्ट, दैट इज व्हाट, DRF। ये क्वेश्चन भी रिपीट है,
ठीक है, सबसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्वेंच सी क्लास टाइप ऑफ फायर। सी क्लास ऑफ फायर दैट इज व्हाट कॉजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अप्लायंसेस। सो इस केस में DCP, CO2, फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स वी कैन यूज़। और ये APW जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये नहीं यूज़ करते, इसका नाम भी मैंने नहीं सुना है APW। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग्स विल नॉट कॉमनली लेड टू ट्रेन पार्टिंग। इनफेक्टिव एंटी क्रीप डिवाइस, इससे हो जाएगा ट्रेन पार्टिंग। एक्सेसिव प्ले बिटवीन एंटी रोटेशन लॉक और बेरिंग पीस स्लॉट, इससे भी हो जाएगा। लॉक प्रॉपर्ली अगर इंगेज है तो नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द सर्विस और कोडल लाइफ इन नॉन AC LHP कोचेज एंड नॉन AC ICF कोचेज रिस्पेक्टिवली। तो फॉर नॉन AC LHP कोचेज अगर बात करें तो इसका जो कोडल लाइफ होगा दैट विल बी 35 ईयर्स, एंड फॉर नॉन AC ICF कोचेज इट विल बी 25 ईयर्स। ठीक है, सो 35 एंड 25, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैलेंस ड्राफ्ट गियर अब्जॉर्ब्स एनर्जी इन विच आर द फॉलोइंग मोड। ड्रॉ मोड ओनली, बफिंग मोड ओनली, बोथ ड्रॉ एंड बफिंग मोड। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज बैलेंस ड्राफ्ट गियर, दैट इज व्हाट BDG। ठीक है, बैलेंस ड्राफ्ट गियर जो होता है वह एनर्जी अब्जॉर्व करता है इन बोथ बफिंग मोड एज वेल एज ड्राइंग मोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गेजेस आर नॉट यूज इन इंस्पेक्शन ऑफ कोचिंग कपलर्स इन LHP कोचेज ऑफ इंडियन रेलवे। तो टायर डिफेक्ट गेज का यूज़ तो नहीं करते अपन यहाँ पे अगर हम बात करें। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ कोचिंग कपलर्स के लिए जो है तो यहाँ पे टायर डिफेक्ट गेज तो नहीं यूज़ होता है। ये बहुत सिली क्वेश्चन है, ये सभी से बन गया होगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इफ़ अर्नड किलोमीटर रन is below the stipulated limit, what is the periodicity in months of SS3 schedule of LHP coaches in Indian Railways? Very very simple, that is what 72 months. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन ICF कोचेस द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील फ्लेंजेस ऑन सेम एक्सल शुड बी, दैट विल बी 1600 + 2 - 1। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट अपर लिमिट इज 1602 और लोअर लिमिट इज 1599। ओके, और ये रीडिंग जो है तो MM के अंदर है। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन WSP सिस्टम इन LHP कोचेज द स्पीड सेंसर स्कैन्स विच आर द फॉलोइंग टू गेट एन इंडिकेशन ऑफ कोच स्पीड। वेरी वेरी सिंपल, दैट इज व्हाट फोनिक व्हील। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ ICF कोचेज ऑन सिंगल कार टेस्ट ट्रिक। यहाँ पे सिंगल कार टेस्ट ट्रिक की बात हो रही है। ठीक है, माइंड इट, सिंगल कार टेस्ट ट्रिक, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप फॉर इनसेंसिटिविटी टेस्ट। तो जब सिंगल कार टेस्ट ट्रिक के अंदर हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो इस केस में अगर हम बात करें तो 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल बफर हाइट इन BG कोचेस इन इंडियन रेलवेज। तो इट इज़ 1105 mm। वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन व्हील ट्रेड ऑफ BG ICF कोचेस। तो इट इज़ 15 mm। BG ICF कोचेस के अंदर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो विच आर द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर माउंटिंग न्यू स्फेरिकल रोलर बेयरिंग ऑन एक्सल जर्नल। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ICF कोचेस में व्हील बियरिंग माउंटिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो ICF कोचेस दैट मीन्स व्हाट, जिसमें कि हम स्फेरिकल रोलर बियरिंग को यूज़ करते हैं, तो हीटिंग बियरिंग ऑफ ऑयल बाथ मेथड को यूज़ किया जाता है स्फेरिकल रोलर बियरिंग के अंदर, और इंडक्शन हीटर के द्वारा हीटिंग करके भी हम इसको माउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो माउंट नहीं करने की बात है अगर, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेसिंग बियरिंग ऑफ एक्सल जर्नल। ठीक है, इसके थ्रू जो है तो हम बियरिंग को माउंट नहीं करते। ठीक है,
सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो हम CTRB की अगर बात करें तो जो हम कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग है उसको हाइड्रोलिक प्रेसिंग बियरिंग ऑन एक्सल इसके थ्रू माउंट करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। What is the maximum permissible leakage rate in a brake pipe of ICF coaches during leakage test of RTR? अभी इन्होंने SCTR पूछा था, अभी अब RTR पूछा है यहाँ पे, दैट इज रेक टेस्ट ट्रिक जब करते हैं अपन उस केस में ICF कोचेस के अंदर, तो परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट इन ब्रेक पाइप कितना है, तो दैट इज अ व्हाट 0.2 kg/cm²। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन में जो है तो 0.3 दे रखा है, दैट विल नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। What should be the value of dimension A between control rod head and barrel head in slack adjuster of ICF coaches for 16.25 ton of bogies? That is what 22 plus 2 minus 0, 22 plus 2 minus 1, 20 plus 2 minus 1 and none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 22 प्लस 2 माइनस 0। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ BGICF कोचेस इज चार्ज्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट 6 kg/cm²। 6 kg/cm² से हम AR को चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच इज द लेंथ ऑफ AC 2-tier LHB कोचेस ओवर CBC? वेरी वेरी सिंपल, दैट इज व्हाट 24,000 mm। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट विच स्टेज ऑफ सस्पेंशन सिस्टम ऑफ LHB कोचेस एयर स्प्रिंग को यूज़ करते हैं? तो एयर स्प्रिंग को हम सेकेंडरी सस्पेंशन के अंदर यूज़ करते हैं ओनली। सो ओनली सेकेंडरी स्टेज सस्पेंशन स्टेज पर इसको यूज़ करते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द एयर प्रेशर विद इन द फीड पाइप? फीड पाइप के अंदर हम एयर प्रेशर की बात करें तो इट इज़ अ 6 kg/cm²। 6 kg/cm² एयर प्रेशर इसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ लोअर लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज स्क्रू गेज। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स LHB AC चेयर कार्स एग्जीक्यूटिव क्लास? तो चेयर क्लास के लिए अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, CZ होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्लास दैट मीन्स व्हाट F हो गया, AC, FAC हो जाएगा, AC चेयर कार फॉर AC हो जाएगा यहाँ पे, और LHB है तो L आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा दैट इज व्हाट LWFCZ AC। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, LWFCZ AC। ओके, नेक्स्ट है, कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग प्री मैच्योर कंडेमनेशन ऑफ एक्सीडेंट डैमेज्ड वैगन। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट PCME विथ फाइनेंस कंकरेंस। PCME विथ फाइनेंस कंकरेंस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। या तो ये आंसर होगा विथ फाइनेंस कॉन्करेंस, और इसका आंसर में भी हो सकता है दैट इज व्हाट CRSE एंड CWE, ठीक है। इन द केस ऑफ वैगन जो होता है, वैगन का अगर हम कंडेमनेशन करते हैं तो इस केस में जो अप्रूवल अथॉरिटी है एज पर इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड वह CRSE और CWE है, ठीक है। या तो एक आंसर ये हो सकता है, या तो एक आंसर अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और इन्होंने लिख रखा है उसके अंदर कि PCME विथ फाइनेंस कॉन्करेंस, ठीक है, कैन अप्रूव द प्री मैच्योर कंडेमनेशन ऑफ एक्सीडेंट डैमेज्ड वैगन। सो ये दोनों ऑप्शन है, बल्कि किंतु इन्होंने जो है तो ऑप्शन में PCME विदाउट फाइनेंस कॉन्करेंस दिया है, जो कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्री मैच्योर कंडेमनेशन करना है तो इस केस में आपको फाइनेंस कंकरेंसी इज इम्पॉर्टेंट। सो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिमार्क दें। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंटल wagons are normally used up to an age limit of how many years on condition basis? On condition basis with approval of PCME or CME of the zonal railways, that is a 40 years। so ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट POH ऑफ बॉक्स एंड HL वैगन
तो फर्स्ट पीओएच जो होता है जनरली वह 2 साल के अंदर होता है, और सेकंड पीओएच जो होता है वो है आपका, अगर बात करें सॉरी पीओएच की बात हो रही है, तो फर्स्ट पीओएच जो होता है आपका वो है 6 ईयर्स के अंदर होता है, और सब्सिक्वेंट पीओएच जो होंगे वह 4.5 ईयर्स के अंदर होंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परमिसिबल मैक्सिमम डिजाइन स्पीड एज पर आरडीएसओ इंस्ट्रक्शन फॉर बॉक्स नेचुरल वैगन दैट इज व्हाट 600 kmph। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर फॉर एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन रनिंग इन क्लोज सर्किट रेक्स दैट इज व्हाट। ओरिजिनेटिंग पूछा है सीसी रेक्स के लिए, तो वह 100% होगा। नेक्स्ट है फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट इन अ न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट नन ऑफ द अबव। बिकॉज आपको पता है यहाँ पे जो पहले 2 डिजिट हैं वह आपके वैगन टाइप बताते हैं, और तीसरा चौथा जो डिजिट है वह ऑनिंग रेलवे बताता है, और पांचवा और छठा डिजिट जो है वह आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताता है। तो यहाँ पूछा गया है फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट, तो फोर्थ डिजिट और फिफ्थ डिजिट के बारे में बात की जा रही है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉमेंट, ठीक है। और द पेयरिंग ऑफ व्हाट C4 एंड C5, सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी आप अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर ऑन द फॉलोइंग। द बीपीसी ऑफ प्रीमियम रेक की अगर बात करें तो वह 12 + 3 डेज़ का होता है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। इन इंडियन रेलवेज वैगन ऑपरेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज जीडीआर चेक नॉट एसेंशियल्स इन द टीएक्सआर इज नॉट अवेलेबल। जीडीआर चेक के बारे में पूछा है, गॉड ड्राइवर चेक जो होता है। तो इस केस में अगर कोई रेक है जो कि मोर देन 12 आवर्स से स्टेबल है, तो इस केस में आप उसको जीडीआर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन वीजी वैगन व्हील ट्रेड इन इंडियन रेलवेज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टायर डिफेक्ट गेज। तो ऑप्शन 60 इज द राइट आंसर, 60 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड लीकेज इन अ वैगन रेक हैविंग ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट इज द, देखिए यहाँ पे what is the minimum permissible BP pressure drop in a guard brake ban of rake having 58 box and wagon। 58 box and wagon की अगर बात है यहाँ पे तो 4.7 is the right answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ नवर स्प्रिंग्स एज पर बोगी इन BLC ए वैगन। सो बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन के अंदर अगर हम आपकी BLC की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 4। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ द वैगन रेक्स हैविंग ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट इन द ब्रेक पाइप प्रेशर इन लीकेज रेट रेक टेस्ट। तो एयर ब्रेक टेस्टिंग कर रहे हैं वैगन रेक का, मतलब टोटल 58+1 या फिर जो भी रेक है आपका वैगन रेक है टोटल, उसके उसमें मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट की बात की जा रही है, तो दैट इज 0.25 kg/cm²। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिनिमम ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर फॉर प्रीमियम ब्रेक की अगर बात करें तो ये 95% है, ठीक है, 95%। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ब्रेक पावर बीपीसी फॉर कंटेनर वैगन की अगर बात करें तो कंटेनर वैगन जो है 6000 किलोमीटर और 30 डेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। During freight examination, what is the condemning limit for brake block in the Indian Railways? So for L-type brake block, it is 10 mm. For K-type brake block, it is 12 mm. So option first इसका right answer हो जाएगा, that is what 10 mm. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इंडियन रेलवेज वैगन इज डिज़ाइंड फॉर 25 टन एक्सल लोड। सो 25 टन एक्सल लोड की अगर बात करें तो बॉय EL इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ROH पीरियोडिसिटी ऑफ BCNHL वैगन इज व्हाट। BCNHL वैगन का जो ROH पीरियोडिसिटी होता है वो 24 मंथ होता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
Who among the following choices is among those who should personally inspect and prepare the कंडीशन रिपोर्ट फॉर कंडेमनेशन ऑफ अंडर एज वैगन? तो यहाँ पे अंडर एज वैगन की बात की जा रही है और उसकी कंडीशन रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा? तो उसका जो कंडीशन रिपोर्ट है दैट विल प्रिपेयर बाय व्हाट, डिप्टी सीएमई और सीनियर डीएमई। ठीक है, सीनियर डीएमई और डिप्टी सीएमई। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, in a long haul loco operation without the use of distributed power system, brake pipe pressure creation is done by what only leading locomotive? So ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग हॉल लोकोमोटिव के केस में जो लीडिंग लोकोमोटिव है उसके द्वारा ही जो है तो यहाँ पे बीपी प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन इंडियन रेलवे फिट ऑपरेशन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ सी क्लास ओडीसी, that is what 25 kmph and permissible in daytime only। परमिशन एंड अप्रूवल अथॉरिटी जो इसके लिए होते हैं वो CRS होते हैं। ठीक है, डेट स्लो स्पीड से जाती है, 25 kmph की स्पीड से जाती है। ठीक है, और इसके लिए जो है स्कॉर्टिंग है JECNWTI हो गए। ठीक है, और PWI हो गए, तो ये साथ में स्कॉर्टिंग में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो टर्न आउट और यार्ड के अंदर इसकी स्पीड जो है 8 kmph से रिड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायामीटर ऑफ न्यू व्हील एंड कंडेमनिंग व्हील ऑफ WDG4G, जो यहाँ पे देखिए GE लोकोमोटिव के बारे में पूछा गया है। WDG4G लोकोमोटिव जो है उसका नया व्हील और कंडेमनिंग व्हील साइज क्या है? तो 1092 जो है 1092 mm इज अ न्यू व्हील साइज एंड 1016 इज द कंडेमनिंग व्हील साइज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। That is what, how much is the gross horsepower of WDG4G diesel locomotive? WDG4G diesel locomotive, that is what GE type diesel locomotive, उसका जो हॉर्स पावर है that is what 1500 HP। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग लोकोमोटिव AC/DC लोकोमोटिव? तो AC/DC लोकोमोटिव बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्को लोकोमोटिव जो होता है AC/DC लोकोमोटिव होता है। सो एल्को लोकोमोटिव की अगर बात करें तो यह WDM3A एल्को लोकोमोटिव है जो कि AC/DC इसमें स्विचिंग्स होते हैं। ठीक है, WDG4G दैट इज GE लोकोमोटिव AC/AC होता है। WDG6G ऑल्सो GE लोकोमोटिव, ये भी क्या होता है AC/AC ट्रांजिशन इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो VCD फिटेड इन WDG4D लोकोमोटिव इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर इन्होंने ड्राइवर केबिन दिया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसके बारे में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन कि प्लीज़ इस पर कॉमेंट करें आप अगर किसी को आइडिया है अगर तो इसके बारे में। आई एम नॉट वेरी श्योर दैट व्हाट ड्राइवर केबिन इज द राइट आंसर। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस पर अपनी टिप्पणी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द GM लोकोमोटिव WDP4D द टर्बो सुपरचार्जर इज ड्रिवन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ गियर ट्रेन एंड एग्जॉस्ट गैसेस। ये भी PYQ है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो अगर बात करें यहाँ पे तो टर्बो सुपरचार्जर जो है वह बेसिकली अप टू 6 नोच जो होता है, अप टू 6 नोच 1 to 6 नोच जो है वह गियर ट्रेन द्वारा चलाया जाता है, और इसके अलावा 7th और 8th नोच पर जो है तो वह एग्जॉस्ट गैसेस द्वारा ऑपरेट होता है। सो ऑप्शन दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following does not correctly state the function of turbo supercharger fitted in diesel locomotive? It compresses natural air to higher pressure and density. Compressed air has more oxygen per unit volume than naturally aspired air. Its primary function is to help throwing exhaust air into the atmosphere. So option number 3 इसका right answer हो जाएगा। यह जो है तो basically it is not the primary function of what turbo supercharger। ठीक है, because it uses the what exhaust gases to run at a 6th, 7th and 8th notch। So next क्वेश्चन पे आते हैं। पावर पैक ऑफ विच आर द फॉलोइंग लोकोमोटिव हैज 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन इंजन? तो 2 स्ट्रोक IC इंजन जो है बेसिकली जितने भी हमारे GM लोकोमोटिव या GE लोकोमोटिव है, जनरल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और जनरल मोटर्स लोकोमोटिव, वो 2 स्ट्रोक IC इंजन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये WDM3A जो है यह एल्को लोको है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ व्हाट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा WDP4D इज GM लोको, WDM2 सॉरी यहाँ पूछा जा रहा है हैज़ 2 स्ट्रोक,
हैज़ टू स्ट्रोक, है ना। सो WDP-4D हैज़ अ टू स्ट्रोक, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे HHP लोकोमोटिव की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ट्रैक्शन मोटर्स आर देयर इन एल्को लोकोमोटिव। तो एल्को लोकोमोटिव के अंदर टोटल 6 ट्रैक्शन मोटर्स हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, इन WDG-4G लोको द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बैटरी इज मेजर्ड यूजिंग विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, हाइड्रोमीटर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर का यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो है तो बेसिकली जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पिस्टन रिंग्स आर फिटेड इन वन पावर असेंबली ऑफ HHP लोकोमोटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट 6 पिस्टन रिंग्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following alarms in Alco Loco leads to shutdown of the engine? So hot engine alarm, low lube oil alarm, wheel slip alarm, and none of the given। तो यहाँ पूछा जा रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पे लो ल्यूब ऑयल अलार्म की, तो लो ल्यूब ऑयल LLOB अगर बटन अगर ऑपरेट हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में जो है तो LLOB बटन ऑपरेट होने पर उसका प्लंजर बाहर आ जाएगा, तो जो गवर्नर का जो जितना भी ऑयल है वो क्या हो जाएगा, सम्प में ड्रेन हो जाएगा और इस केस में इंजन शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसा होता है यहाँ पे, तो LLOB बटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग बैटरीज यूज फॉर WDP-4 WDP-4D लोकोमोटिव। तो WDP-4 और WDP-4D जो पैसेंजर लोको है उसके अंदर हम निकल कैडमियम बैटरीज को यूज़ करते हैं, ठीक है, निकल कैडमियम बैटरीज। और यहीं पे अगर हम गुड्स लोगों की बात करें, WDG-4 और WDG-4D के अंदर जो है लेड एसिड बैटरीज यूज़ होती हैं, ठीक है। बैटरीज की नंबर भी बात कर लेते हैं अपन, तो 10 बैटरीज इसके अंदर यूज़ होती है और 8 बैटरीज इसके अंदर यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टू स्ट्रोक इंजन द सिलेंडर हेड ऑफ द इंजन इज इक्विप्ड विथ। सिलेंडर हेड ऑफ द इंजन इज इक्विप्ड विथ ओनली एग्जॉस्ट वाल्व, ओनली एग्जॉस्ट वाल्व्स, ठीक है। सो ओनली एग्जॉस्ट वाल्व इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एडी करंट क्लच ECC इज यूज्ड टू कपल विच आर द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स इन एल्को डीजल लोकोमोटिव। तो बेसिकली एडी करंट क्लच इज यूज्ड टू कपल इंजन ड्राइव एंड रेडिएटर फैन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ डीजल लोकोमोटिव ऑन एप्लीकेशन ऑफ A9 ब्रेक एप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन। तो डीजल लोकोमोटिव के अंदर अगर आप A9 का एप्लीकेशन करते हो तो इस केस में जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है वह बोथ इन अ ट्रेन एज वेल एज डीजल लोकोमोटिव के अंदर होता है, तो ठीक है, जितना ट्रेलिंग लोड है और डीजल लोकोमोटिव है उन सभी में ब्रेक लग जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट 1 hour आफ्टर एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड अ व्हाट, गोल्डन आवर। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट फाउंड इन केस ऑफ सडन डिरेलमेंट। तो ये भी आपको बता चुका हूँ मैं कि सडन डिरेलमेंट के केस में आपको पॉइंट ऑफ माउंट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोलिजन ऑफ अ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर इज क्लासीफाइड इन विच ऑफ कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट। सो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, जो कि कोलिजन की बात की जा रही है यहाँ पे, कोलिजन कैटेगरी की। सो बेसिकली यहाँ पे A1 to A4 टाइप का कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अगर यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ A क्लास ART बट नॉट प्रेजेंट इन द B क्लास ART। सो दैट इज व्हाट 140 टन क्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोनेस ऑफ डिरेलमेंट ऑफ द वॉट रेलवे रोलिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो Y/Q आपने पढ़ा होगा, डिरेलमेंट फैक्टर दैट इज व्हाट tan बीटा माइनस म्यू, tan बीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan बीटा, 1 प्लस
tan बीटा, हेयर बीटा इज द व्हाट एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। तो इस केस में बाई इज व्हाट लेटरल फ्लेंज फोर्स एंड क्यू इज व्हाट वर्टिकल लोड, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है डायरेक्ट व्हाट लेटरल फ्लेंज फोर्स अगर ज़्यादा होगा मीन्स व्हाट बाई ज़्यादा होगा तो आपके डिरेलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, और यहीं अगर क्यू कम होगा तब भी आपके डिरेलमेंट के चांसेस होंगे। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया यहाँ से और ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया यहाँ से। एंड tan बीटा माइनस म्यू, और यहाँ पे बीटा की बात करें तो बीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ अटैक, और अगर पॉजिटिव एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा होता है तो इस केस में डिरेलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज्ड पॉजिटिव एंगल ऑफ अटैक बोल रहा है, तो पॉजिटिव एंगल ऑफ अटैक अगर कम होगा तो डिरेलमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग वेबसाइट इज डिजाइन प्राइमरली फॉर रजिस्टरिंग एंड redressing grievances ऑफ रेल कस्टमर्स, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। दैट इज़ व्हाट रेल मदद, ठीक है। IREPS फॉर इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट के लिए यूज होता है। अनुभव पोर्टल बेसिकली रिटायर्ड जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस इस पोर्टल के अंदर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। रेल मदद इज व्हाट 139 कंप्लेन लाइक, ठीक है, फॉर पैसेंजर एमिनिटीज़ कंप्लेन। नेक्स्ट है, रनिंग टाइम ऑफ ट्रेन्स इन अ वर्किंग टाइम टेबल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इट इज़ ऑन बुक स्पीड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड बाय, तो वर्किंग टाइम टेबल को इशू कौन करता है, PCOM। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, विथ CPTM, विथ CPTM, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following statements is not true for measurement of wheel gauge of coaches in accident measuring pro forma। जब हम accident measuring pro forma की बात करते हैं तो इस केस में अगर हम wheel gauge का measurement करते हैं तो वह 3 पॉइंट पर लिया जाता है, दैट मीन व्हाट 120 डिग्री एंगल पर जो है तो 3 पॉइंट पर हम गेज का मेजरमेंट करते हैं, और यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स लिखा हुआ है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय द गार्ड एंड लोको पायलट आफ्टर अटैचिंग अ फ्रेश लोकोमोटिव टू अ रेक। तो जब भी इंजन आर होता है तो इस केस में जब भी गार्ड या ड्राइवर द्वारा जो है तो जॉइंट रूप से कॉन्टिन्यूटी टेस्ट की जाती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2 रजिस्टर ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो 2 रजिस्टर हैं यहाँ पे, 2 रजिस्टर हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनको जो सप्लाई दिया जा रहा है दैट इज व्हाट इफ़ अ पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट, कितना अप्लाई किया जा रहा है इसके अक्रॉस, अगर बात करें यहाँ पे तो पोटेंशियल 3 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो यह 3 वोल्ट जो है तो इसके अक्रॉस पूरा डेवलप होगा यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट 3 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी वही 3 वोल्ट अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट अपॉन 6, दैट मीन्स व्हाट अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें यहाँ पे तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा वह 3/6 होगा, और इसके अक्रॉस भी करंट जो होगा वह 3/6 होगा, दैट मीन्स व्हाट हाफ एम्पियर का करंट ये दोनों ड्रॉ करेंगे, और इस सर्किट्स के द्वारा जो है यहाँ पे टोटल 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा। तो ऑप्शन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक रजिस्टर जो है ईच रजिस्टर के थ्रू कितना करंट का फ्लो होगा, तो दैट विल बी आ 3/6, दैट मीन्स व्हाट 0.5 ओम। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर व्हिच वन साइड इज 11 सेंटीमीटर, इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल देन रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे वायर को बेंट किया जा रहा है, ठीक है, और इसी केस में एक बार स्क्वायर बनाया जा रहा है और एक बार क्या बनाया जा रहा है, ठीक है, और एक बार सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो रेडियस कितना आ जाएगा, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ अ मास ऑफ 5 kg is lifted vertically by distance of 50 centimeter on earth, then calculate the work done। तो वर्क इज नथिंग बट अ W इक्वल टू व्हाट F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फोर्स इक्वल टू होता है व्हाट मास इंटू व्हाट एक्सिलरेशन, ठीक है, दैट इज व्हाट ग्रेविटी, ठीक है, एंड mgd आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो m की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे 5 kg, और g की वैल्यू अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए,
और जी की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को रखने पर कितना आ जाएगा, दैट इज़ वॉट 5 kg, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है 50, सॉरी जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज वॉट 50 सेंटीमीटर। तो 50/100 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 50 टू जा एंड 2 5 जा 10, तो 25, 5 5 जा 25। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा आर फिल्ड विद द जनरल इलेक्शंस। तो जनरल इलेक्शन की तरह 543 सीट्स जो है वह फिल होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो इंडियन पीकॉक जो है तो इससे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंडियाज हाईएस्ट आर्क रेल ब्रिज इज सिचुएटेड अक्रॉस व्हाट, चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओपन लाइन रेलवे जोन्स आर देयर एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेलवे। सो देयर आर टोटल 16 जोन प्लस कोलकाता मेट्रो प्लस व्हाट SCOR, दैट इज नॉट फंक्शनल। सो ऑप्शन 16 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ बीजी रेल ट्रैक की बात करें अगर, तो बीजी रेल ट्रैक का तो यह कितना है 1676। सो 1676 1676 mm। ठीक है, सो ऑप्शन दैट इज व्हाट ऑप्शन 1676 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स व्हाट 1.676। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑन विच डेट वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की बात की जा रही है, तो 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, दैट इज बर्थडे ऑफ इंडियन रेलवे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1947। सो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब इसका राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। तो वेरी सिंपल, अरेबियन सी के अंदर जो है तो नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, माही, साबरमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स एज वी ट्रैवल अक्रॉस इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो आपको सबसे पहले गंगा मिलेगी, फिर उसके बाद नर्मदा मिलेगी, फिर आपको कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, और कावेरी की अगर बात करें तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, नर्मदा जो है तो आपको जबलपुर से निकलती है। ठीक है, और इसके बारे में हमने बात कर ली, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। सो गंगा नर्मदा कृष्णा कावेरी, गंगा नर्मदा कृष्णा कावेरी। सो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रयान, यहाँ पे चंद्रयान 3 होना चाहिए, दैट शुड बी चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ऑफ इसरो लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। साउथ पोल ऑफ द मून के अंदर चंद्रयान 3 लैंड हुआ, और दिस लैंडिंग पॉइंट हैज़ बीन ऑफिशियली नेम्ड एज। तो हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर कंट्री रिसेंटली ओवरटुक विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द बेसिस ऑफ GDP। ऑन द बेसिस ऑफ GDP अगर बात करें तो हमने ओवरटुक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सभी को पता है, दैट इज व्हाट स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन्ड बाई इंडियन रेलवेज। सो दार्जिलिंग इंडियन, ये छत्रपति शिवाजी, कालका, शिमला, ये तीनों जो है तो दैट इज ऑन्ड बाई द इंडियन रेलवेज। सो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, which are the following is the oldest functioning railway workshop in the Indian Railways? So it is a Jamalpur workshop. Next question पे आते हैं, in which language was the संगम literature originally composed? तो संगम literature compose हुआ था तमिल के अंदर। So ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, how many spokes are there in a अशोक चक्र in our national flag? So there are 24। So ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, that is
व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड? सो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम? सो इट इज़ कंपोज बाय आवर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? दैट इज व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हैज 3 isotopes, वन इज द प्रोटियम, अनदर इज द ड्यूटीरियम एंड अनदर इज द ट्रीटियम। Arrange the following fractions in the increasing order. What? 14/17, 11/13, 7/9 and 16/19। इसे आप कर सकते हैं, दैट इज व्हाट? CADB इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलाटाइल और फ्लैश मेमोरी? की अगर बात करें तो रैम इज द वोलाटाइल और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD? तो SSD इज नथिंग बट अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Silappadikaran is a epic tale of Tamil literature, talks about epic fight by a pious and charismatic lady, that is what? Kannagi। So ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द ग्रेट बाथ लोकेटेड इन IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो श्री जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the India's highest military decoration award for the highest degree of valor or self-sacrifice in the presence of enemy? So that is the Paramveer Chakra। So option number 3 इसका right answer हो जाएगा। In which city Olympic 2024 scheduled to be held? So Paris is the right answer हो जाएगा। Next question है, danger signals are red in color because red color has highest wavelength। So option number first, highest wavelength and gets scattered the least। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द रिसेंट हेल्ड T20 वर्ल्ड कप 2024 होस्टेड जॉइंटली इन द USA एंड वेस्ट इंडीज़? तो जो इंडिया है, अवर लविंग इंडिया, इसने जो है 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता। सो ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग ऑनलाइन पोर्टल्स इज यूज फॉर इंडेंटिंग और परचेज ऑफ मटेरियल इन इंडियन रेलवे? सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट? UDM। ओके, यूनिफाइड डिपो मॉड्यूल, यूजर डिपो मॉड्यूल। नेक्स्ट है, सिग्नल इज कैरीड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर हैज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर हुक्स लॉ। अगर बात करें तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, stress is directly proportional to strain within elastic limit। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी कौन सी नहीं है यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट? थर्मल एनर्जी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ यू पुश against a wall with a force of 10 Newton, the wall push back with a force of what? 10 Newton। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट? थर्ड लॉ है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Archimedes' principle states that the buoyant force on an object submerged in a fluid is equal to the what? Weight of the fluid displaced by the object। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRIMI? तो IRIMI इज नथिंग बट इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, an engineer invests 1,000 rupees at an annual interest rate of 10% compounded annually. What will be the total maturity value amount after 3 years? So that will be a 1331 rupees। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? P/1 + R/100 पावर n। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कम इनटू फोर्स? सो दैट इज कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट आवर होम मिनिस्टर। आवर होम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राजभाषा अधिनियम के अनुसार गा क्षेत्र में आता है? तो वेस्ट बंगाल गा क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जोनल रेलवे कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? तो जोनल लेवल पर हमारे जीएम साहब रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी नियमों के अनुपालन का आवधिक निरीक्षण करती है? तो सेकंड सब कमेटी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। नेक्स्ट है, सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो सेक्शन 7 की अगर बात करें तो इट इज़ ऑप्शनल यूज़ ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What was the main objective of passing Official Language Act 1963? To make provision for the continued use of English along with the Hindi even after 1965. So ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which of the following pairs is the correct Hindi translation of the English word not given? तो रेलवे कोच का नहीं दिया हुआ है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग पेयर्स विच द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन? सो पीसीएमई का सही नहीं दिया हुआ है, यहाँ प्रमुख मुख्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग अवार्ड्स इन द गिवन फॉर राइटिंग पोएट्री और गजल कलेक्शंस? तो उसके लिए जो है तो मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल के अंदर? टोटल 24 लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं एट प्रेजेंट अगर बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं, सॉरी कितने लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस द राइट आंसर। ठीक है, देयर आर 22 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट बीन डिटरमाइंड दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया शैल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट शुड बी देवनागरी? सो 343 क्लॉज 1 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। Following statement is correct as per the Railway Service Conduct Rule 1966. A railway servant who has received oral directions from his official supervisor shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official supervisor to confirm the direction in the writing. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 3 to 4। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ इंडियन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966? एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फॉर वर्क्स, सबलेटिंग ऑफ रेलवे क्वार्टर, टेकिंग डाउरी, ये तीनों चीज़ें जो है तो वायलेट करती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच क्लॉज ऑफ द इंडियन रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन अपील रूल 1968 स्पेसिफाइज माइनर और मेजर पेनाल्टी? सो रूल नंबर 6 जो है तो इसको स्पेसिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन? तो डीम्ड सस्पेंशन SF2 होता है। SF1 के अंदर आपका अगर बात करें तो सस्पेंशन होता है। SF3 के अंदर आपको बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको दिखाना होता है। ठीक है, फॉर्म फॉर शोइंग नॉन एम्प्लॉयमेंट। Next is what from the point of view of employer contribution the NPS is what contributory? ठीक है, जिसमें 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, 14% जो होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। What is the time limit for submission of appeal against the penalty under Railways Act 1948? So it is a 45 days. Okay, so option number 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ। तो पीटीओ इज नथिंग बट अ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ में नॉर्मली बी इशूड टू अ रेलवे एम्प्लॉय अंडर इंडियन रेलवे पास रूल। एज पर इंडियन रेलवे पास रूल अगर बात करें यहाँ पे, तो पीटीओ के केस में मैक्सिमम 4 सेट्स पीटीओ जो है, ठीक है, इशू होते हैं। ठीक है, तो 4 सेट्स पीटीओ इशू होते हैं। तो 4 सेट्स फॉर बोथ गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Paternity leave is admissible to a male railway servants with less than 2 surviving children for a period of how many days? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 15 डेज। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर लीव की अगर बात करें तो दैट इज व्हाट 730 डेज। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अंडर इंडियन रेलवेज D&AR रूल 1968 फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज कैन सस्पेंशन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग ईच रिव्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट शुड नॉट एक्सीडिंग अप टू 90 डेज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन उम्मीद मॉड्यूल ऑफ इंडियन रेलवेज मेडिकल बेनिफिट फॉर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ व्हाट स्प्लिट मेडिकल आईडी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज स्प्लिट मेडिकल आईडी। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग आईटी पोर्टल्स कैटर टू पेंशनर्स फॉर देयर व्हाट पेंशन। सो अर्पण इज द राइट आंसर। ठीक है, पेंशन एक्सेस नेटवर्क, एडवांस रेलवे व्हाट पेंशन एक्सेस नेटवर्क। How many days of LEP can be encashed? So there is a 300 days of LEP can be encashed. Okay. Next question है, which one of the following is a grievance redressal forum between Indian Railways administration and staff? So permanent negotiating machinery. First is the right answer. Next question है, which one of the following is exempted from Fact Act 1948? तो जो लोको शेड्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम बेसिक पे अगर बात करें तो मिनिमम बेसिक पे 18,000 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पे हैज़ बीन लेड डाउन इन द 7 CPC। 7 CPC के अंदर टोटल 18th पे हैं, मैक्सिमम 2.5 लाख के साथ। विच आर द फॉलोइंग ब्लड रिलेटिव्स इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपैशनेट ग्राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट इन इंडियन रेलवेज इन केस ऑफ डेथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट सिस्टर इन लॉ। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट सिस्टर इन लॉ। ओके, which of the following is not specified mentioned in the canons of financial propriety? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट देयर इज नो लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ओकेजन इफ इट इज विद इन बजट। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल फाइनेंशियल रूल्स और इशूड बाय व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चार्ज एक्सपेंडिचर इन इंडियन रेलवेज। चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि यह अंडर आर्टिकल 113 क्लॉज 2 के अंदर आप का आता है आपका। ठीक है, सॉरी 113 क्लॉज 1 के अंदर आपका आता है चार्ज एक्सपेंडिचर, और 113 क्लॉज 2 के अंदर आता है आपका वोटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है दैट इज़ नॉट टू वोट इन पार्लियामेंट एंड इट कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ये दोनों सही हैं, बट नॉट ट्रू पूछा रहा है तो यहाँ पे यह ट्रू नहीं है, क्योंकि पेमेंट ऑन द रेलवे सैलरी ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफिशियल इज चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है, ये वोटेड एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट विच स्टेज ऑफ द टेंडरिंग इज द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट टू बी डिपॉजिटेड बाय द बिडर। तो एट द टाइम ऑफ और सबमिशन ऑफ बिड। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर MSOP इन केस ऑफ ओपन टेंडर सिलेक्शन ग्रेड और JG ग्रेड ऑफिसर्स कैन एक्सेप्ट टेंडर्स अप टू द वैल्यू ऑफ व्हाट 4 करोड़। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैश अवार्ड्स गिवन टू एम्प्लॉय आर जनरली क्लासिफाइड अंडर विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन इंडियन रेलवे। सो इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज सेलेक्ट द अपर लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ ओपन टेंडर इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन रेलवेज इन विच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड। So 50 lakhs is the right answer. Up to 50 lakhs there is a direct acceptance. Okay, so option number 3 इसका right answer हो जाएगा। As per MSOP 2018, what should be a normally be the notice time period for publication of notice inviting tender and opening of tender in case of tender value more than 1 crore rupees. So it should be a minimum 21 days. Okay, word minimum यहाँ पे यूज़ किया गया है, so minimum 21 days is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर MSOP जनरल मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवे जोन्स हैज़ व्हाट नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर्स, ठीक है। और अगर बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर 5 है, ठीक है, उस वह जो है तो इसके अंदर नेगेटिव पावर को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर हेड की बात करें अगर प्लान हेड की, तो यहाँ पे MNP के लिए प्लान हेड 41 यूज़ किया जाता है। सो 41 इज द राइट आंसर। ओके, 30 की बात करेंगे। 22 इज बेसिकली फॉर लीज चार्जेस एंड 42 फॉर वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स। 30 की बात करेंगे, इन रेलवे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूनिट्स रिजर्व फॉर और कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज। सो 28, ठीक है, यह बेसिकली स्टॉक आइटम के लिए 27 है, 32 कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट के लिए। ओके, तो 28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लान हेड फॉर ट्रैफिक फैसिलिटीज़, तो 16 यूज़ होता है ट्रैफिक फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। 18 बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे, तो 18 इज़ फॉर रेलवे रिसर्च, 42 वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स। नेक्स्ट इज व्हाट एज पर प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऑफ इंडियन रेलवे GCC फॉर सर्विसेज 2018, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ लेबर कॉम्पोनेंट इन हाउस कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दैट इज व्हाट 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which are the following statutory acts or provisions is not listed for compliance as per the Indian Railways GCC for Services 2018? Works on Compensation Act 1923, Payment of Wages Act 1936, Minimum Wage Act 1948. So none of the above is the correct. Okay, so option number 4 इसका right answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन कैपिटल एक्सपेंडिचर द कॉस्ट ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क इज फाइनेंस फ्रॉम, तो DF2 से फाइनेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्कशॉप इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अदर आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, तो इस तरह से टोटल हमने जो है तो पूरे पेपर को रिव्यू किया। वीडियो अगर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में अगर कोई सजेशंस हैं तो सजेशंस आर वेलकम। और अगर भूलवश मेरे से कोई ऑप्शंस गलत टिक किया गया हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तब तक वीडियो को देखते रहें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।